हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसके बारे में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल स्ट्राइक किए थे, तो उसके बदले पाकिस्तान ने भी कुछ रिटेलिएशन वगैरह किया था। तो उसी के बारे में पूरा टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सबका रिएक्शंस आया, कैसे यूएसए का रिएक्शन, कैसे इंडिया का रिएक्शन, कैसे एस जयशंकर ने जिस दिन ट्रैवल किया था ईरान को, तो उसी दिन के बाद बाद वाले दिन में कैसे ये सब वगैरह हुआ, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पहले पूरा टॉपिक समझिए कि किसने अटैक किया। पाकिस्तान के आर्मी ने तो डायरेक्ट अटैक नहीं किया, तो इस अटैक का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था जैसल अदल। देखिए, जैसल अदल एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है, एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है आप कह सकते हैं, जो पाकिस्तान में ऑपरेट करता है। ठीक है। उनका मेन मकसद है जो ईरान में बलूचिस्तान है, तो उसको पूरा अलग करके एक डिफरेंट कंट्री बनाना। जैसे देखिए, आपको पता होगा कि पाकिस्तान में बहुत सारे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं। जैसे आप बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है जो जम्मू कश्मीर को चाहते हैं कि इंडिया से तोड़ के अलग अलग एक स्टेट बना ले, अलग एक नेशन बना ले। फिर और भी बहुत सारे जो चाहते हैं कि अफगानिस्तान को तोड़ ले। तो वैसे ही एक जैसल अदल है जो चाहता है ईरान बलूचिस्तान को तोड़ ले। तो आप कहेंगे कि ईरान में भी बलूचिस्तान है, कैसे? तो इसको पूरा समझने के लिए आपको एक मैप समझना पड़ेगा। ठीक है। तो सिंपली देखिए, ये वाला मैप में देखिए। देखिए, ये है पाकिस्तान का बलूचिस्तान एरिया। ठीक है। तो यहाँ पे ईरान के वेस्ट में लाया करता है, पाकिस्तान के वेस्ट में लाया करता है एक सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस। ठीक है। तो ये सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस को चाहता है, जैसे अदल चाहता है कि यही सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस अलग हो जाए ईरान से और एक डिफरेंट कंट्री बने, फिर उसको पाकिस्तान अपना इन्फ्लुएंस में रख के, अंडर में रख के पपेट गवर्नमेंट बैठाए। तो ये चाहता है मेनली, मतलब ये जैसल अदल जो टेररिस्ट ग्रुप है, तो वो वही चाहता है कि इसको एक पूरा डिफरेंट स्टेट बना ले। ठीक है। और आप कहेंगे कि पाकिस्तान के आर्मी भी इसको सपोर्ट करते हैं कि नहीं, तो हाँ, कुछ हद तक सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई, इसको मतलब फंड करती है गवर्नमेंट। तो एक तो उनके पास पैसा नहीं है और टेररिस्ट फंड करते हैं। तो उसके बाद आते हैं कि तो ईरान ने एयर स्ट्राइक कैसे किया। ठीक है। देखिए, ईरान ने जो उसके बदले जो ईरान को देखें, अभी जो ईरान में सरकार है, तो उनका टॉप प्रायोरिटी है उनके सिक्योरिटी। ठीक है। तो ईरान को सिक्योरिटी अपना बहुत स्ट्रांग करके रखता है, क्योंकि आपको अगर पता होगा तो इजराइल गाजा वार चल रहा है। तो ईरान को भी डाउट है कि अगर सपोज इजराइल ईरान को भी बॉम्ब करके चला जाएगा, या फिर यूएसए भी आके ईरान को एक फिर से बॉम्ब कर लेगा, तो इसके लिए ईरान अपने सिक्योरिटी को टॉप में रखता है कि नहीं भाई, हमारे सिक्योरिटी को कुछ नहीं होना चाहिए। तो उसी के कारण ये सब गलतफहमियाँ पैदा हुई कि मतलब गलतफहमियाँ तो नहीं, तो ईरान को डर था कि ये ग्रुप कुछ ना कुछ कर लेगा। तो उसके बदले क्या कहने, उन्होंने पाकिस्तान को कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया, तो डायरेक्ट उन्होंने एक लॉन्च कर दिया, मिसाइल लॉन्च फायर कर लिया। तो उसके बदले क्या होना, पाकिस्तान के आर्मी का कहना है कि दो चिल्ड्रन का डेथ हुआ है। तो पाकिस्तान के आर्मी ने कहा कि वो एक दिस इज़ ए कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल अटैक बाय द ईरानियन गवर्नमेंट, एंड वो कुछ रिटेलिएट भी करेंगे। उन्होंने भी रिटेलिएट किया, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसी के कारण यही रीज़न था कि मतलब ईरान ने एक एयर स्ट्राइक किया। द मेन रीज़न इज जैसल अदल ग्रुप। ठीक है। ये आप समझ लीजिए एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है। इसी की वजह से ये सब हुआ है, इसी की वजह से ये सब कांड अभी शुरू हुआ है। तो उसके बारे में उसके बाद हम आगे आते हैं कि पाकिस्तान ने रिटेलिएशन कैसे किया। देखिए, पाकिस्तान ने पहले दो काम किए कि ईरान के, जनरली सभी देश भी करते हैं, कि ईरान के ऑनवॉय को जो पाकिस्तान में थे उनको एक्सपेल कर दिया कि भाई आप ईरान में आप ऑपरेट नहीं कर सकते, ईरानियन गवर्नमेंट के कुछ भी आप यहाँ पे अभी ऑपरेट नहीं कर सकते। और उन्होंने पाकिस्तान का जो अम्बासडर था, जैसे आपको पता है हर देश का अम्बासडर होता है और एक दूसरे देश में, तो पाकिस्तान का जो अम्बासडर था, तो उन्होंने पाकिस्तान ने उसने विड्रॉ कर लिया। ठीक है। तेहरान से विड्रॉ कर लिया। तेहरान आपको पता होगा ईरान का कैपिटल है। ये एयर स्ट्राइक के बाद, और ये देख सकते हैं आप, ये पूरा देख सकते हैं, ये आर्टिकल छपाया था, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा। तो उसके बाद क्या हुआ, तो पाकिस्तान ने भी क्या किया ना, पाकिस्तान की आर्मी को देखिए, अभी आपको पता होगा पाकिस्तान में क्या चल रहा है कि इमरान खान की पार्टी को पूरा मतलब पाकिस्तान की आर्मी ख़त्म कर चुकी है। ठीक है। अगर अभी तक आपको पता होगा इमरान खान अभी जेल में है, तो उसके बाद जो अभी पाकिस्तान ने किया है कि मतलब जो भी वो ऑनलाइन वगैरह कुछ रैली निकालते हैं, ऑनलाइन में रैली, तो उसी दिन पाकिस्तान में देखते हैं आप इंटरनेट शटडाउन होता है। तो आपको पता होगा कि मतलब पाकिस्तान की जनता को भी कुछ हद तक मालूम है कि पाकिस्तान की आर्मी अभी
पूरा इलेक्शन कंट्रोल कर रही है। और यूएसए का भी कुछ हद तक इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के आर्मी के ऊपर, तो इनडायरेक्टली यूएसए भी इंटरफेयर कर रहा है पाकिस्तान के इलेक्शन पे। तो एक तो उनके जनता के अंदर गुस्सा बहुत है कि भाई कैसे इलेक्शन, आप तो एक डेमोक्रेटिक का स्टेट कहते हो खुद को, और आप एक डेमोक्रेसी भी नहीं चला पा रहे ठीक से, आप आर्मी कंट्रोल कर रही है पूरे कंट्री को, ठीक है। तो पाकिस्तान की जनता के अंदर एक गुस्सा अलग से है। तो पाकिस्तान के आर्मी को इनडायरेक्टली रिटेलिएट तो करना था, वरना आप सब सोचिए कि एक जनता कहेगी कि भाई ना ही तो आप डेमोक्रेसी को पूरा कंप्लीट करने दे रहे हो, ना ही आप सिक्योरिटी को कुछ दे रहे हो, एक तो पैसा नहीं आ रहा, इकोनॉमी गिरी हुई है, तो क्या कर रहे हो आप। तो इसी के लिए पाकिस्तान के आर्मी को कुछ ना कुछ तो रिटेलिएट करना था, ठीक है। तो आज रिजल्ट पाकिस्तान के आर्मी ने क्या किया ना, ईरान में भी उन्होंने जाके बॉम्ब करके आ गए। उसके बदले क्या हुआ ना, ईरान में 9 लोग मारे गए, ठीक है। तो देखिए मुझे तो लगता है ये यूएसए के इन्फ्लुएंस के अंडर ही हुआ होगा, क्योंकि देखिए अभी यूएसए बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है इजराइल गाजा वार में। उसके बाद यूक्रेन का फ्रंट भी खुला हुआ है अभी तक, रशिया भी अभी तक बहुत ज़्यादा बॉम्ब भी कर रहा है, यूक्रेन को बॉम्ब कर रहा है। उसके बाद रेड सी का पता होगा आपको, हूती रिबेल्स ने कैसे रेड सी में आके अपना मतलब तामझाम लगाया है। उसके लिए यूएसए उनमें भी जाके बॉम्ब करा है। हूती रिबेल्स को सपोर्ट करता है ईरान, तो इनडायरेक्टली यूएसए को कुछ जवाब देना था, और ये एक फ्रंट खुल गया है यूएसए को कि भाई हमको जवाब देना। तो पाकिस्तान ने कुछ हद तक यूएसए को भी कांटेक्ट किया होगा, और किया होगा, दिस इज़ डेफिनेटली श्योर, ठीक है। तो यही था कि मतलब पाकिस्तान ने एक रिटेलिएटरी जवाब दे दिया कि ईरान को। तो अच्छा सर, अब हम सीधा आते हैं कि रिएक्शंस के ऊपर, कि भाई कंट्रीज़ का रिएक्शन क्या हुआ। जैसे इंडिया का भी रिएक्शन अभी हम समझेंगे। उसके बाद यूएसए का भी रिएक्शन, इजराइल कैसे रिएक्ट कर सकता है। इजराइल को तो पाकिस्तान एक कंट्री भी नहीं मानता, तो इजराइल कैसे रिएक्ट करेगा पाकिस्तान के जो एयर बॉम्बिंग किया है। तो इजराइल को तो सपोर्ट करना चाहिए ना ईरान को। तो उसके बारे में पूरा समझेंगे, ये पूरा एक टॉपिक है। तो देखिए तो इंडिया ने जनरली अभी तक एक मस्त रिएक्शन दिया है, आप समझिए। दिस इज़ द मैटर बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान। इंडिया ने पूरा क्लियर कर लिया कि ये ईरान और पाकिस्तान के मैटर है, तो उसके अंदर कोई भी मतलब कुछ भी थर्ड पार्टी इंटरफेयर करना ठीक नहीं है। जैसे यूएसए इंटरफेयर करता है, इंडिया ने लेकिन ये क्या है कि कुछ भी अभी हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। इन सो फार एज इंडिया इज ए कंसर्न, वी हैव एन अनकम्प्रोमाइजिंग पोजिशन ऑफ जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म। तो देखिए ये यहाँ पे इंडिया का जो 2 स्टेटमेंट देखेंगे, इन सो फार एज इंडिया इज कंसर्न वी हैव जीरो कॉम्प्रोमाइजिंग पोजिशन, यू हैव अनकम्प्रोमाइजिंग पोजिशन ऑफ जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, ठीक है। और ये वाला स्टेटमेंट देखिए कि वी अंडरस्टैंड एक्शंस दैट कंट्रीज टेक इन द सेल्फ डिफेंस। ये स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट, ये 2 स्टेटमेंट मैटर करते हैं, क्यों आप समझिए अभी, ठीक है। उसके बारे में पूरा समझाता हूँ कि देखिए इंडिया ने इनडायरेक्टली कहा दिया कि टेररिज्म के प्रति कोई भी टॉलरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। टेररिज्म हुआ मतलब बॉम्बिंग होना जरूरी है, आर्मी को रिटेलिएट करना जरूरी है, इस कंपल्सरी मैटर इंडिया ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट के थ्रू पास कर लिया। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने पास किया कि वी अंडरस्टैंड एक्शंस दैट कंट्रीज टेक इन देयर सेल्फ डिफेंस। मतलब इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं अभी इंडिया ईरान को सपोर्ट ही कर रहा है, ठीक है। इंडिया अभी ईरान को सपोर्ट कर रहा है, इट्स 100% श्योर कि इस स्टेटमेंट ही समझिए, ठीक है। तो इंडिया का रिएक्शन ये सिंपल था, इंडिया ने कुछ हद तक ईरान को सपोर्ट किया है। तो अब कहे कि चाइना का रिएक्शन, चाइना भी देखिए, चाइना के लिए ये बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि देखिए चाइना को बोथ पाकिस्तान में भी चाइना का इन्वेस्टमेंट है, और उसके बाद ईरान में भी चाइना का इन्वेस्टमेंट है। तो एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है ना, चाइना अभी कह रहा है कि अरे दो स्टेट आओ, 2 कंट्रीज़ आओ, अभी हम अपनी डिस्कशन करते हैं, उसके बाद पूरा हम आपका मैटर समझा लेंगे। क्योंकि अभी चाइना अपना एक इमेज बनाना चाहता है कि वो एक सॉल्यूशन कंट्री है, कि यहाँ पे आओ, कुछ भी हो तो सॉल्यूशन कर जाए, क्योंकि सुपर पावर दिखाना चाहता है चाइना उनको, ठीक है। तो चाइना का यही रिएक्शन है। इंडिया का सिंपली उन्होंने पूरा एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया था एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने, ठीक है, 17 जनवरी को रिलीज़ किया था। तो अब देखिए यूएसए और इजराइल का रिएक्शन देखिए। यूएसए कहने को तो कह रहा है कि भाई देखो मतलब कुछ भी एस्केलेट वगैरह मत करो, जनरली नॉर्मल रहो, दोनों के बीच समझौता हो जाए, वो सब यूएसए का कहना है कि ईरान और पाकिस्तान के अंदर समझौता हो जाए, कुछ भी हो भाई। अभी मिडिल ईस्ट का टेंशन ज़्यादा मत राइज करो, क्योंकि रेड सी में तो आपको पता होगा रेड सी कितना इंपॉर्टेंट है, अरेबियन सी कितना इंपॉर्टेंट है, और ईरान को तो आपने पता होगा, ईरान और पाकिस्तान दोनों ही आते हैं अरेबियन सी, रेड सी के आसपास, तो बहुत ही टेंशन मामला है। तो यूएसए ने कहा कि अभी कुछ मत करो मिडिल ईस्ट में अभी
शांति बनाए रखो, ये सब वगैरह यूएसए ने पूरा स्टेटमेंट दिया। आप पूरा पढ़ सकते हैं ये स्टेटमेंट, ठीक है, आप पूरा मतलब अच्छे से पढ़ सकते हैं ये स्टेटमेंट। तो यूएसए का जनरली यही रिएक्शन था कि नॉर्मल यूएसए ने नॉर्मल रिएक्शन दिया। पहले तो यूएसए इस टॉपिक को लेके स्किप कर रहा था क्वेश्चन, फिर दूसरे दिन तो ऑब्वियसली यूएसए को जवाब देना था, क्योंकि यूएसए भी क्या ही करेगा। तो यूएसए ने एक नॉर्मल जवाब दे दिया कि ठीक है, अपने अपने बीच में समझौता करो, मतलब ठीक ठाक से रहो, ईरान पाकिस्तान ठीक ठाक से रहो, इतना टेंशन वगैरह मत राइज करो, अभी गाजा में चल रहा है वार। तो यही था, ठीक है। तो इसराइल का क्या रिएक्शन था? ठीक है, इसराइल का रिएक्शन था कि वी डोंट सपोर्ट दिस। कि देखिए, आपको पता होगा कि जो पाकिस्तान में मिसाइल लॉन्च करने से पहले ईरान ने लॉन्च किया था मिसाइल इराक और सीरिया के ऊपर। क्यों ना? ईरान का डाउट था कि इजराइल स्पाई बेस यहाँ पे है, तो इन्होंने बॉम्ब किया, सीधा जाके बॉम्ब किया इराक और सीरिया को, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी ईरान ने खुद क्लेम किया था कि इजराइल का स्पाई बेस था, इसलिए हमने किया। तो इजराइल एक तो गुस्सा है कि हमारा स्पाई बेस तो नहीं था, आपने क्यों अटैक किया, अब क्या हो गया है। तो इसके लिए इजराइल भी कह रहा है कि मतलब नहीं यार, ये सब अटैक वगैरह नहीं होना था, एक टेंशन वगैरह नहीं राइज करना था। बट आप कहेंगे कि पाकिस्तान तो इजराइल को एज ए कंट्री मानता भी नहीं, तो इजराइल क्यों इतना बड़ा रिएक्शन देगा? कि देखिए, सिंपल ये, क्योंकि ईरान का डायरेक्ट सपोर्ट है हुती रिबेल्स की ओर, और हुती रिबेल्स को पसंद नहीं करता है इजराइल। तो रेड सी का भी मतलब बहुत सारा इशू चल रहा है, तो उसके कारण इजराइल डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को। मतलब डायरेक्टली उन्होंने नहीं कहा कि पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट है हमारा, ये है वो है, नहीं कहा उन्होंने। इनडायरेक्ट स्टेटमेंट कहा कि दो ईरान ने जो किया है वो गलत है, सिंपली उन्होंने कहा था ईरान ने जो किया है वो गलत है, उनको अभी बॉम्ब नहीं करना चाहिए। आपको पता होगा कि ईरान और इजराइल के बीच क्या सिचुएशन है, तो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बताने वाला, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि अच्छा, पाकिस्तान ने ईरान को अब बॉम्ब कर लिया, तो अभी क्या सिचुएशन है, अभी रिसेंटली क्या सिचुएशन है ना? देखिए, जनवरी 19 का रिपोर्ट है कि अभी तक ईरान ने कुछ भी बड़ा एक्शन नहीं लिया। देखो, ईरान चाहे तो बड़ा एक्शन ले सकता है, क्योंकि अब ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स देखेंगे तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान का पोजीशन 9 में आ गया है, और ईरान ज़्यादा पीछे नहीं है, ईरान जस्ट 11 पे ही है। तो देखिए, ईरान का आबादी पॉपुलेशन शायद 5 से 6 करोड़ के अंदर है, और पाकिस्तान की आबादी 22 से 23 करोड़ के बीच में है, ठीक है। उसके बावजूद भी ईरान 11 पोजीशन में, तो आप सोचिए कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है ईरान का। तो ईरान ने अभी जस्ट एयर डिफेंस डील वगैरह किया है, ईरान ने वार्निंग दिया है कि हम फिर से बॉम्ब कर लेंगे पाकिस्तान को, तो वो सब ईरान ने अभी वार्निंग वगैरह दिया है। अब देखिए, टेंशन क्या है ना, देखिए, पाकिस्तान को अभी 3 फ्रंट को मैनेज करना होगा। सिंपली आप समझिए क्यों 3 फ्रंट को मैनेज करना है। एक तो देखिए, आपको पता होगा कि इंडिया के साथ में उनका कैसा तामझाम है, कैसा बॉर्डर इशू है। उसके बाद तालिबान भी आ गया, तालिबान का भी पाकिस्तान के साथ कुछ बन नहीं रहा, तो यहाँ पे भी बॉर्डर खुल रहा है, यहाँ पे इंडिया के साइड भी बॉर्डर खुल रहा है। उसके बाद अब वेस्ट में भी ऐसा हो गया है। तो आप देखिए, पाकिस्तान को जो भी अभी मतलब सोल्जर्स थे यहाँ इन दोनों साइड में, तो आपको अभी उनको अपने सोल्जर्स को मूवमेंट करना होगा इस साइड में, जो वेस्टर्न साइड हो गया। क्योंकि अभी ईरान कुछ कर लेगा तो पाकिस्तान की आर्मी फिर, क्योंकि देखिए, मेनली अभी चुनाव होने वाले हैं पाकिस्तान में, तो इलेक्शन का माहौल है, तो पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि कुछ तामझाम हो जाए, फिर मतलब कुछ हो जाए और कुछ अलग पार्टी जो चाहे, जो यूएसए की पपेट पार्टी होगी या फिर पाकिस्तान आर्मी की जो पपेट पार्टी होगी, वो अगर सरकार में नहीं आएगी, फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसके कारण पाकिस्तान को अभी कुछ रिस्क वगैरह लेने का मन भी नहीं है, ठीक है। तो मेन इशू आता है कि देखिए, रेड सी का, देखिए रेड सी, अब मान लीजिए कि रेड सी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि रेड सी कैसे इंपॉर्टेंट है, पूरा एक्सप्लेन किया था। तो मेन इशू आता है यही रेड सी का, कि अगर ईरान और पाकिस्तान के बीच कुछ हो गया ना, तो यहाँ पे ट्रेड अफेक्ट बहुत हो जाएगा, फिर इंडायरेक्टली इंडिया को भी कूदना होगा इसमें, फिर इंडायरेक्टली यूएसए को भी आना पड़ेगा, फिर सऊदी अरबिया को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा यहाँ पे, समझ सकते हैं आप, अरेबियन सी में। क्योंकि अगर रेड सी में कुछ हो ना, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप कह सकते हैं इंडिया का बिजनेस इकोसिस्टम हार्म होगा ही होगा। आम जनता पे प्रेशर आएगा कि कैसे मतलब हैंडल करेंगे ये सब। इन्फ्लेशन एक बहुत ही बहुत तेज़ से बढ़ जाएगा। तो वही प्रॉब्लम है कि अरेबियन सी और रेड सी में कुछ नहीं होना चाहिए, ईरान और पाकिस्तान में भी छुआर हो गया है। तो इसी के लिए इंडिया अभी न्यूट्रल है, सब अभी कंट्रीज़ न्यूट्रल है, क्योंकि ईरान के ऊपर अगर कुछ आए तो देखिए, आपको पता होगा ईरान की सरकार अभी कैसे
एक्टिवली मतलब बॉम्ब कर रही है, तो अगर कुछ भी हुआ तो फिर उस पाकिस्तान को बॉम्ब करेंगे, फिर पाकिस्तान को। तो देखिए मेरे ओपिनियन है कि बड़ा वार नहीं होगा। दोनों ही ठीक ठाक कंट्रीज़ है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है और ईरान भी अपना न्यूक्लियर पावर डेवलप कर रहा है, तो नहीं होगा, मतलब ज़्यादा बड़ा कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। बट छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट भी अफेक्ट करेंगे मिडिल ईस्ट में, क्योंकि मिडिल ईस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, ठीक है। और अभी तो आपको पता होगा इसराइल और गाजा का वार चल रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा टेंशन है। तो यही था पूरा टॉपिक।